आप सब पर सलामती हो। अब्दुर्रहमान वासिफ का लिखा हुआ है, मजीद कुछ नहीं बोला, मैं हो गया खामोश। इस एहतमाम से उसने मुझे कहा खामोश। अब ऐसे हाल में क्या खाक गुफ्तगू होगी कि एक सोच में गुम है तो दूसरा खामोश। सो यूं हुआ कि लगा कुफ्ल नुत्को लब पे मेरे, मैं तुमसे मिल के बहुत देर तक रहा खामोश। जब एहतमाम से रौंदा गया वजूद मेरा, तो सामने वो खड़ा था गुरेज पा खामोश। मैं जानता हूं मेरी सरकशीदगी का सबब, सो मुझसे बात न कर मेरे नासेहा खामोश। समातों में नई गूंज किसने रखी है कि हर तरफ से उठी एक ही सदा खामोश। नाज़रीन, मैं हूं यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, एक खबर मंजर आम पे आई कि अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया में दो चोरों ने लिफ्टर के जरिए एटीएम मशीन चुराने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। वो शायद नाकाम चोर थे। पाकिस्तान इस ज़िमन में बहुत तरक्की कर चुका है। पाकिस्तान में अगर आपने चोरी करनी है तो आइन का सहारा लीजिए। पाकिस्तान में अगर आपने चोरी करनी है तो मसनद इक्तदार पे बैठिए, जो हुक्मनामा जारी करेंगे वैसा ही मिन्नवन आपकी आंखों के सामने होता हुआ दिखाई देगा। पाकिस्तान के अंदर आपने केसेस चुराने हैं तो आइन का सहारा लीजिए, केसेस को चुराइए। पाकिस्तान में इलेक्शन चुराने हैं, आइन का सहारा लीजिए और इलेक्शन चुरा लीजिए। रवां बरस मई में पाकिस्तानी पार्लियामान से मंजूर होने वाले सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर एक्ट के तहत सबसे अहम तब्दीली यह सामने आई है कि इस नजरसानी का दायरा कार अपील जैसा ही होना था। इस कानून के तहत दूसरी अहम तब्दीली यह की गई कि ऐसे फैसलों पर नजरसानी की अपील की समाअत उस बेंच से बड़ा बेंच करेगा जिसके खिलाफ यह अपील की गई हो। बिल में कहा गया था कि नए कानून के तहत किसी भी फैसले के बाद 60 दिन के अंदर नजरसानी की अपील दायर की जा सकती है और कानून के तहत अपील कुनंदा को अपना वकील भी तब्दील करने का हक दिया गया था। एक अहम नुकता यह भी था कि नए कानून के तहत उन अफराद को भी अपील का हक हासिल होगा जिनके खिलाफ इस कानून के नाफिजुल अमल होने से पहले फैसला हो चुका हो। यानी कौन? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, जहांगीर खान तरीन साहब और भी बहुत से नाम हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ ने इस कानून को नवाज शरीफ की नाअहली खत्म करने की कोशिश करार दिया था और कहा गया था यह पर्सन स्पेसिफिक कानून है। नवाज शरीफ को जिस मुकदमे में सजा सुनाई गई थी वो भी आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत लिए गए अज खुद नोटिस के नतीजे में फैसला हुआ था। अपील का हक मिला, लेकिन अपील दायर होने से पहले ही यह कानून सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो चुका था। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने अपने फैसले में कहा है कि यह कानून पार्लियामान की कानून साजी के इख्तियार से तजावुज के मुतरादिफ है और रिव्यू एंड जजमेंट एक्ट केस को इसलिए बनाया गया है यह आइन में मकसूद हो। 76 सफात पर मुश्तमिल यह फैसला जारी किया गया और कहा गया कि इस रूल्स में तब्दीली सुप्रीम कोर्ट की आजादी के मनाफी है। हमने आइन का तहफ़्फ़ुज़ और दिफा का हलफ उठा रखा है और किसी भी कानून को कलअदम करार देने के इख्तियार को इंतहाई एहतियात से हम इस्तेमाल करेंगे, यह सुप्रीम कोर्ट का कहना है। रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट आइन पाकिस्तान से वाज़ेह तौर पर मुतसादिम है और इसे किसी सूरत आइन से हम आहंग करार नहीं दिया जा सकता। अदालत ने कहा कि अगर इस कानून के तहत अपील का हक दे दिया गया तो मुकदमाबाजी का एक नया सैलाब उमड़ आएगा। हम किस तरफ जाएंगे? पहले जजेस कम है। पाकिस्तान का मौजूदा निजाम इंसाफ इस तरीके का है कि सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं, लेकिन जजेस दस्तयाब नहीं होते, जिसकी वजह से एड़ियां रगड़ रगड़ कर तमाम नस्लें खत्म हो जाती हैं और जो बाप दादा ने केस किए थे वो पोते आके उसके आध में पहुंचते हैं। यह पाकिस्तान का निजाम इंसाफ है। इस फैसले में कहा गया कि यह अच्छी रिवायत नहीं होगी, इससे इदारे कमजोर होंगे। साबिक वजीर कानून ने कहा कि इसकी टाइमिंग से तासुर मिलता है कि पार्लियामान की गैर मौजूदगी का फायदा उठाते हुए यह फैसला किया गया ताकि पार्लियामान इसे दोबारा ना ला सके। तो बहुत मुअज़्ज़ज़ तरीन शख्सियत है, माहिर कानून है, लेकिन हुजूर एक बात यह भी बता दीजिए कि आपने जितने नए कवानीन बनाए, आपने घोड़े पे सवार होकर जितनी नई कानून साजियां की, आपने पार्लियामेंट के फ्लोर को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में तब्दील किया और आपने जितने कवानीन पास करवाए हैं, क्या वो पर्सन स्पेसिफिक नहीं थे? क्या उसकी टाइमिंग मैटर नहीं करती थी? क्या आपने जितने बिल सेनेट से मंजूर करवाए और सेनेट की कॉज लिस्ट के अंदर भी उसे जारी नहीं किया गया और पार्लियामेंट के फ्लोर पे बैठे हुए रुकने कौमी असेंबली को पढ़ने की मोहलत भी नहीं दी गई, तो वो जो आपने करवाए थे क्या उसकी टाइमिंग मैटर नहीं करती थी? क्या उसमें आपको लोग बातें नहीं सुनाते थे कि एक शख्सियत के मुखालिफ आपने तमाम तर कानून बना दिए? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में 5 रुकनी बेंच था जिसने एक फैसला किया था और आर्टिकल 62(1)(f) के तहत
नाअहली करार पाई थी साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की। उसके अलावा जहांगीर तरीन जो थे वो असासाजात जाहिर ना करने के केस में 2017 में सुप्रीम कोर्ट से नाअहल करार पाए थे। अब उनके पास एक अपील का हक था, वो दरवाजा अब सुप्रीम कोर्ट बंद कर चुकी है। अब देखिए कि इस कुफल की चाबी किसके पास होगी, ये दरवाजा कौन आके खोलेगा। अभी हुकूमत मौजूद नहीं है, निगरां हुकूमत में कौन आएगा? तो क्या निगरां हुकूमत में ऐसी बहुत सी अपीलें दायर हो सकती हैं? कतई तौर पे नहीं हो सकती। डे टू डे अरेंजमेंट आपने करना होते हैं, लेकिन डे टू डे अरेंजमेंट के मद्दे मुकाबल मौजूदा सूरत हाल यह है कि निगरां हुकूमत के इख्तियारात में इजाफा कर दिया गया। वो इजाफत कितनी है ना आपको मालूम है ना मुझे मालूम है, ऐन मुमकिन है वो पार्लियामेंट में बैठे हुए लोगों को भी मालूम ना हो। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जिसकी लाठी उसकी भैंस के मुतरादिफ अभी यह सूरत हाल है कि जिसकी कुर्सी है उसके ही तमाम तर आमाल हैं, और वो अमाल की सजा और जजा वो शख्स नहीं भुगता, पूरी अवाम भुगतती है। हमने मईशत के यहां पे ऐसे पेचोखम देखे हैं कि हम नहीं समझ सकते कि किस तरीके से हम बेहतरी लाएंगे। लेकिन अभी 7 केसेस के अंदर जो चेयरमैन पीटीआई पे थे, इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि आपके मुवक्किल बाहर थे तो अदालत आते नहीं थे, किसी एमपीए एमएनए की प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं जारी करते थे। स्पेशल प्रोसिक्यूटर सैयद फरहाद अली शाह ने कहा कि अपने दलाइल में कानूनी तरीकाकार ऐसा कोई भी मौजूद नहीं जिसके तहत किसी सजा याफ्ता को अबूरी जमानत के लिए अदालत में पेश किया जाए। बहुत अच्छी बात है, अबूरी जमानत के लिए अदालत में नहीं पेश किया जा सकता, तो सजा याफ्ता कौन कौन था? आप 11 जून 2020 को भी याद कीजिए, जब एहतसाब अदालत की जानिब से एक फैसला जारी हुआ था और उस फैसले के मंदरजात में यह लिखा गया था कि एवन फील्ड में बैठे हुए साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को वतन वापस लाया जाए। वजारत खारजा को अहकाम जारी किए गए, वजारत दाखिला को उसमें उनके साथ ताउन करने के अहकाम जारी हुए, और यह भी कहा गया कि इंटरपोल के जरिए अगर वापस लाना पड़ता है तब भी वापस लाइए। उनकी सेहत इस वक्त बेहतर हो चुकी है, रूबा सेहत हो चुके हैं, और इन केसेस में वो पाकिस्तान आकर सामना करें, वो तो सामना नहीं कर पाए। अब आप ये देखिए कि एक शख्स की अदम पैरवी की बुनियाद के ऊपर आप जमानत को खारिज कर देते हैं, लेकिन उसकी गिरफ्तारी जेल के अंदर डाल दी जाती है। तो क्या जेल से तलबी की सूरत में आप उसे अदालत में पेश होने के अहकाम जारी नहीं कर सकते? लेकिन कहा जाता है कि मकाफात अमल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर के अंदर भी बहुत से लोगों के प्रोडक्शन ऑर्डर्स वाकई नहीं जारी होते थे। ये परवेज इलाही साहब का अपने मुंह से मेरे सामने यह कहना था कि जो अलीम खान साहब हैं और हमजा शहबाज शरीफ हैं, उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी ना करने का खान साहब ने कहा था, लेकिन उन्होंने अपने उस वक्त के सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी को यह अहकाम जारी किए थे कि इसे निकाल दो बाहर। तो खान साहब को जवाब यह भेजा गया कि मैं आपके हुक्मनामे से पहले प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर चुका हूं, इसलिए वो वापस नहीं ले सकता। लेकिन मकाफात अमल में यह भी चीजें मद्देनजर रखना होती हैं कि किसके ऊपर केसेस कितने थे। एक तरफ केसेस 5-7 थे, एक तरफ केसेस सैकड़ों हैं, एक तरफ केसेस अरबों के थे, एक तरफ केसेस ये हैं कि तोशाखाना में आपने जो चीज शो करनी थी वो नहीं की। यानी साल के आखिर में रिटर्न फाइल करते हुए या गोशवारे जमा करवाते हुए एक घड़ी पास में मौजूद नहीं थी, वो बेच दी गई, और बेचने के बाद उसका पैसा मौजूद था और उसका टैक्स कटवा के वो गोशवारों में जमा करवाया गया, तो ये और मंजरनामा था। लेकिन इसके ऊर बहस मुबाहिसा किस हद तक जारी रहेगा? मेरी एक बात जो मैं अपने पिछले कई व्लॉग्स में कर चुका हूं कि अगर खान साहब की जमानत होती है तो ऐन मुमकिन है कि खान साहब की जमानत के बाद भी उन्हें 16 एमपीओ के तहत जेल के अंदर ही रखा जाए। वही मंजरनामा होगा जो चौधरी परवेज इलाही साहब के साथ हुआ, जो एजाज चौधरी साहब के साथ हुआ, जो दीगर अफराद के साथ हो रहा है, अली मोहम्मद खान साहब के साथ हुआ, शहरयार अफरीदी साहब के साथ हुआ। लेकिन एक तरफ अदालत ने जमानतों पे जमानतों के अहकाम जारी किए और दूसरी तरफ 16 एमपीओ के तहत उन्हें गिरफ्तार रखा गया। अब उस वक्त यह इल्जाम धरा जाता था कि वफाकी हुकूमत ये सब कुछ करवा रही है। अब वफाकी हुकूमत चली गई घर, अब आएगी निगरां हुकूमत। अब कौन करवा रहा है? एक बुनियादी सवाल है। पाकिस्तान के मौजूदा मंजरनामे में हम क्या बेहतरी की तरफ गामजन हो जाएंगे? IMF को एतमाद में लिया गया है कि अगर इलेक्शन इल्तवा का शिकार होते हैं तो आप हमारा साथ देंगे और आप वो स्टैंड बाय अरेंजमेंट जो आपने 9 माह के अरसे के ऊपर मुहित रखा हुआ है आप उसे कंप्लीट करेंगे। ये तमाम तर चीजें देखिए। उधर शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि निगरां वजीर आजम के नाम के ऊपर इत्तफाक हो जाएगा। 3 दिन हो गए, आप ये कोशिश कर रहे हैं कि राजा रियाज साहब के साथ मुलाकात करके आप नाम का ऐलान कर दें, लेकिन राजा रियाज साहब के साथ जो मुलाकात हुई वो भी बेसूद रही, और बात आ जाके अब आपके पास नैरेटिव कोई और नहीं बचा तो आपने एक डायरी निकाल ली। ये और मंतर है कि उम्र यार की जंबील है और उसमें अपनी मतलब का जो आपने कंटेंट निकालना है वो निकालते रहिए। आम आवाम को इससे कोई गरज नहीं है कि कौन जेल में बैठा हुआ है, उसको कोई गरज नहीं है कि आप कितने साल यहां पे हक हुक्मरानी जताते हैं, उसे कोई गरज नहीं है कि आपकी औलाद आके हम पे मुसल्लत हो जाती है। उसे सिर्फ यह गर्ज है कि उसके दौरे हुकूमत में पेट्रोल
कितने का था, आपके दौरे हुकूमत में कितने का है, उसके दौरे हुकूमत में आटा कितने का था और आपके वक्त में 2 रोटी कितने की मिलती है, उसके वक्त के अंदर सोने की कीमत कितनी थी और अपनी बेटी को शादी में बालियों की फराहमी किस हद तक आसान थी और अब किस हद तक मुश्किल हो चुकी है, उसके वक्त में अपने कारोबार सोचने का किस हद तक हम इरादा कर सकते थे और आपके दौर में किस हद तक हम इरादा तर्क कर सकते हैं, उसके दौर में बैरून मुल्क जाने वालों की तादाद कितनी थी और आपके दौर के अंदर 40,000, 4,000 नहीं, 400 नहीं, 40,000 रोजाना की बुनियाद पे लोग पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? आपकी हुकूमत जाने के बाद भी लोगों के ज़हन में ऐसा मंजरनामा नहीं है कि हालात बेहतरी की तरफ गामजन हो जाएंगे, हम इस अजाब से निकल आएंगे, हम इस कुएं से निकल आएंगे और कुएं के मेंढक बन के नहीं रहेंगे। लोग अब ये सोचते हैं कि अगर जीना है और अगर अच्छा जीना है तो बैरून मुल्क चले जाएं, लेकिन बैरून मुल्क जो जाते हैं उनसे भी हाल पूछिए, वो सारा बताते हैं कि हम यहां पे आए हैं, नौकरी हमें नहीं मिली, हम यहां पे आए हैं, हमें मुश्किलात का सामना है, लेकिन इस सब के बावजूद उस मुसीबत को अपने गले डालने की कोशिश क्यों की जा रही है लोगों की तरफ से और वो सोच क्यों उनके जहनों में पनप रही है, इसका जवाब आपके पास होगा। बिलावल भुट्टो का कहना था कि हमारे आबा ने जो भुगता है, हमारे बड़े ने जो भुगता है, हम 30 साल भुगतते रहेंगे, लेकिन इल्जाम उन्होंने किसी और पे नहीं धरा था, उन्होंने आपकी सियासत के ऊपर धरा। तो अपनी सियासत का जवाब अवाम को देने की बजाय पहले घर में दीजिए, हो सकता है सियासत का तर्ज कुछ बेहतर हो जाए। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।